मैं इस वक्त कनाडा के प्रोविंस न्यूफाउंडलैंड में हूँ और ये न्यूफाउंडलैंड का कैपिटल सिटी सेंट जॉन्स है। अपनी हर वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको लाजमी बताता हूँ ताकि वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आइडिया हो सके कि मैं ये वीडियो कहाँ से बना रहा हूँ। दिन बहुत अच्छा है आज। देख सकते हैं आप धूप निकली हुई है और इस धूप की वजह से आपको रिफ्लेक्शन भी आ रहा होगा मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड का। तो मैं बस कुछ बाहर के काम थे, अभी मैंने जाना था तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग भी देख सकें कि सेंट जॉन्स कैसा शहर है, न्यूफाउंडलैंड कैसा प्रोविंस है और यहाँ पे गर्मियाँ जो है वो कैसी होती हैं। तो मैंने सर्दियों में भी इस जगह से वीडियो बनाई थी और उस वक़्त यहाँ पे हर तरफ स्नो थी। ये जो लोगों के फ्रंट यार्ड्स हैं ये बिल्कुल कवर्ड थे स्नो के साथ, बिल्कुल वाइट हो चुका था उस वक़्त, और जो दरख्त थे उन पे बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह घास ये हरी हो चुकी है और दरख्त किस तरह जो है पत्तों से ये भर गए हैं। तो समर में यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है इस ग्रीनरी को यहाँ पे देख के। धूप भी निकली हुई है आज, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में। गाड़ी में इस वक्त मुझे 17 डिग्रीज शो कर रहा है, जबकि बाहर जो इस वक्त टेम्परेचर है वो 10 या 12 डिग्री होगा, लेकिन बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ नोट की है वो ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे मुल्कों से, क्योंकि जो हमारे मुल्क हैं, या मैं अपने मुल्क की बात करूं तो वहाँ पे अगर 10 डिग्री हो तो वहाँ पे आपको सर्दी फील होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है अनलेस यहाँ पे हवा चल रही हो बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ यहाँ पे 10 डिग्री में भी बिल्कुल कंफर्टेबल होता है और सर्दी फील नहीं होती यहाँ पे आपको। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये धूप निकली हुई है। बहुत सारे लोगों का कनाडा के बारे में कॉन्सेप्ट है, ख़ासकर न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस के बारे में। वो समझते हैं कि शायद यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत बर्फ़ पड़ती है और पता नहीं धूप भी निकलती होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप कम से कम इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे धूप निकली हुई है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर यहाँ पे 2 या 3 दिन बादल रहे हैं, बारिश हुई है या स्नो पड़ी है सर्दियों में, तो उसके बाद धूप निकलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे धूप नहीं निकलती। और गर्मियों में ख़ासकर जो धूप है वो बहुत आपको उसमें तपश फील होती है और गर्मी लगती है आपको, ऐसा नहीं है, पसीना भी आता है आपको। तो जिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि शायद कनाडा हर वक्त बिल्कुल फ्रीज़ रहता है या न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस बहुत ठंडा है, तो कम से कम आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। लिहाजा वो लोग जो सर्दी से डरते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे जो समर का सीज़न है वो शॉर्ट होता है, तकरीबन 3.5 माह तक आप कह सकते हैं कि आपका मौसम जो है वो अच्छा रहता है, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद ये है कि फिर मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा जो सर्दी वाले महीने हैं वो बेसिकली आपके जनवरी और फरवरी, ये जो 2 महीने होते हैं ये ज़्यादा आपके सर्दी के महीने होते हैं। बाकी जो महीने हैं उनमें सर्दी होती है, लेकिन उस तरह की सर्दी नहीं होती। ज़्यादा स्नो स्टॉर्म्स भी जो हैं वो फरवरी के महीने में आ सकते हैं, आते हैं। फिर मार्च के महीने में भी स्नो स्टॉर्म आपके आ सकते हैं। सो ये बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पीरियड होता है सर्दी का। अदरवाइज़ सर्दी जो है वो ठीक है, माइनस में टेम्परेचर तो होता है बाकी महीनों में भी, लेकिन वो उस तरह की सर्दी नहीं होती जिस तरह कि इन 2 या 3 महीनों में हो सकती है। जिस दिन मौसम अच्छा होता है, यहाँ पे धूप निकलती है, तो लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं और बाहर निकलते हैं, सैर करते हैं
घूमते फिरते हैं और कोशिश करते हैं कि समर का ये जो सीज़न है इसको भरपूर तरीके से ये एंजॉय करें। तो अभी यहाँ पे समर वेकेशंस भी होने वाली हैं। यहाँ पे समर वेकेशंस बिल्कुल होती हैं और यहाँ पे अभी 20 जून से समर वेकेशंस स्टार्ट होंगी और फिर 6 या 7 सितंबर को जाके स्कूल खुलेंगे यहाँ पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे समर वेकेशंस नहीं होती, गर्मियाँ होती हैं यहाँ पे समर वेकेशंस दी जाती हैं ताकि लोग जो हैं वो एंजॉय करें, फैमिलीज़ जो है एंजॉय करें बच्चों के साथ। और यहाँ पे फिर लोग जो है वो निकलते हैं और कैंपिंग करते हैं और जो दूर के एरियाज़ हैं अच्छे विज़िट करने वाले वहाँ पे भी जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अभी ये सामने देखें जी, ये बिल्कुल शहर के अंदर ये एक पॉन्ड है, कैंट्स पॉन्ड इसका नाम है। बहुत बड़ा पॉन्ड है ये, शायद आपको साइड पे ये नज़र आ रहा हो। इसके अराउंड वॉकिंग ट्रेल भी बनी हुई है और इसके बिल्कुल सामने कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक है। तो वो स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं उनको आइडिया होगा कि कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक क्या है। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे आके स्टडीज़ करते हैं। ये सामने जी जो है ये कन्फेडरेशन बिल्डिंग है। यहाँ पे मोस्टली जो इस प्रोविंस के पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो बैठते हैं यहाँ पे और ये गवर्नमेंट की जो है वो बिल्डिंग है। सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, उन पे भी अब काफ़ी जो है वो ग्रीनरी हो गई है और पहाड़ों की दूसरी साइड पे जो है वो अटलांटिक ओशन है। वो लोग जो न्यूफाउंडलैंड के प्रोविंस में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि जो ऑड जॉब्स होती हैं वो उनके लिए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑड जॉब्स तो आप कहीं पे भी हों कनाडा में, किसी शहर में भी हों, बड़े से बड़े शहर में या छोटे से छोटे शहर में ऑड जॉब्स तो आपको मिल जाती हैं। हाँ, अगर आप अपने प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो उसमें नो डाउट जो बड़े शहर हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अच्छा चले, मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बात को रोक रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल मेमोरियल यूनिवर्सिटी के पास हूँ और यहाँ पे आप शायद ये राइट साइड पे बोर्ड भी देख रहे होंगे मेमोरियल यूनिवर्सिटी का। और ये सारा जी मेमोरियल यूनिवर्सिटी का एरिया है। जो दूसरी साइड है वहाँ पे ये रेजिडेंशियल एरिया है यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको रेजिडेंस मिली होती है, तो वो यहाँ पे जो ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनमें वो रहते हैं। तो ये सारा मेमोरियल यूनिवर्सिटी का एरिया है और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ की और हर साल बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर हम कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो उनमें आप इसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें शुमार कर सकते हैं आप इसको। ये आगे जहाँ पे ये आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, ये जो राइट साइड पे जो बिल्डिंग है ये बेसिकली यहाँ का लोकल रेडियो स्टेशन है और इसका नाम है जी CBC रेडियो कनाडा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो और जॉब्स हैं वो तो आप कहीं पे भी होंगे कनाडा में, वो तो आपको मिल जाती हैं, उनको हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं, ऑब्वियसली वो जो बड़े शहर हैं, टोरंटो, कैलगरी, वैंकूवर या और जो बड़े शहर हैं,
उनमें ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे compete करने वाले लोग भी उतने ज़्यादा होंगे। सो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं तो उस लिहाज से यहाँ पे compete करने वाले लोग उन पोजीशंस के लिए भी कम है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आबादी कम है उन शहरों की निस्बत से, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है और compete करने वाले जो लोग हैं वो भी कम है। अलबत्ता जो यहाँ की जो चीज़ एक अच्छी है वो ये है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो उन शहरों की निस्बत बहुत कम है। ज़्यादा जो चीज़ आपको परेशान करती है वो अकोमोडेशन है, क्योंकि अगर आप अपना घर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उन बड़े शहरों में जो घरों की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड। इसी तरह जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है उन शहरों में। यहाँ पे अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको 1200 से $1500 के बीच में जो है वो अच्छा 2 बेडरूम अपार्टमेंट यहाँ पे मिल सकता है, जबकि उन शहरों में शायद इतने में आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी जो है वो अच्छा 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी ना मिले। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे जो है वो सेव कर सकते हैं अपने पैसों को, कि आप एक अच्छी अकोमोडेशन यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं कम पैसों में उन सिटीज़ की निस्बत। प्लस फिर उन बड़े शहरों में जो घर आप $10 लाख का लेंगे तो मेरे ख्याल में वही सेम उसी तरह का घर यहाँ पे आपको 450 से मे बी $5 लाख तक का जो है वो मिल जाए। तो मतलब ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ पे आपको $4 लाख के अंदर अच्छा घर जो है वो मिल जाता है, जबकि अगर आप उन शहरों की बात करें तो वहाँ पे आपको इस प्राइस में मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है अच्छा जो घर मिल सकता है। सो इस लिहाज से जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं मेरे ख्याल में उनके लिए ये एक अच्छी जगह है, ये एक अच्छा प्रोविंस है जहाँ से वो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अफोर्डेबिलिटी को सामने रखते हुए। तो मुझे तो ये प्रोविंस बहुत अच्छा लगा है, और जो अकोमोडेशन की अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे अक्टूबर 2023 में मूव किया था, और मेरा यहाँ पे जो मूव करने का रीज़न था वो मेरी यहाँ पे जॉब का होना था। तो यहाँ पे आने से पहले मुझे भी कोई इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब ये है कि यहाँ पे रहने के बाद अब मुझे ये आइडिया हुआ है कि एक अच्छी जगह है। और उस वक्त जब मैं यहाँ पे आया था तो इतने इमिग्रेंट्स नहीं थे नज़र आते यहाँ पे ना। तो अब इन तकरीबन 1.5 से 2 सालों में अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी इमिग्रेंट्स आ चुके हैं और इमिग्रेंट्स नज़र आते हैं यहाँ पे। और उसकी एक वजह जो है वो ये भी है कि देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये देखें ये जो क्रॉसिंग बनी हुई है रोड के ऊपर, तो जब कोई पेडेस्ट्रियन रोड के ऊपर आ जाता है तो आपने गाड़ी को रोकना है, आपने उसको गुजरने देना है। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ पे काफ़ी इमिग्रेंट्स अब आ चुके हैं। उसकी एक वजह यह है कि ये जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, न्यूफाउंडलैंड हो गया जिसमें न्यू ब्रांसविक है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, और जो एक और है नोवा स्कोशिया। तो ये जो प्रोविंसेस हैं यहाँ पे इमिग्रेशन लेना इजी है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोग फिर दूसरे प्रोविंसेस से, खासकर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं या जो वर्क वीज़ा पे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो फिर मूव करें इन प्रोविंसेस की तरफ, अटलांटिक प्रोविंसेस की तरफ।
ताकि वो अपने इमिग्रेशन के प्रोसेस को आसान कर सकें इन प्रोविंसेस में आके। तो इन प्रोविंसेस में थोड़ा सा इमिग्रेशन का प्रोसेस भी कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस इजी है। बट अब जिस तरह इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे भी फिर चीज़ें थोड़ी सी टफ होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ पे, तो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो मैं अब यहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लूँ, तो उसके बाद जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो फिर मैं यहाँ से हाईवे का रूट लूँगा, तो फिर मैं आपको हाईवे का भी व्यू करवाऊँगा यहाँ से। जी, मैंने ग्रॉसरी कर ली है। अब मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ और अभी मैं जो वापसी वाला रूट है वो डिफरेंट ले रहा हूँ, ताकि मैं आपको सेंट जॉन्स शहर जो है वो दिखा सकूँ। तो अभी जो मैं रूट लेने लगा हूँ वो हाईवे का रूट है, और ताकि आपको आइडिया हो यहाँ की हाईवे का भी, और थोड़ा सा जो है वो जो दूसरा एरिया है सेंट जॉन्स का, वो भी आप देख सकें मेरे डिफरेंट रूट से वापस जाने पे। सर्दियों में जब मैं यहाँ पे आया करता था तो ये जो सामने ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये दरख्त बिल्कुल इन पे पत्ते नहीं थे और बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं थी, और यहाँ पे स्नो पड़ी होती थी। लेकिन अब ये है कि ये सारा एरिया बहुत ग्रीन हो गया। शुरू में मैं जब नया था यहाँ पे, तो उस वक़्त मैं वो गूगल मैप्स की हेल्प लिया करता था। लेकिन अब ये है कि 1.5-2 साल के अरसे में अब मुझे सेंट जॉन्स शहर का आइडिया हो गया है। तो अब मुझे जो है वो मैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से जी हम हाईवे लेंगे। यहाँ पे हाईवे पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर्स है। तो अगर आप 109 किलोमीटर तक चले जाते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आप 110 को क्रॉस करेंगे तो फिर जो पुलिस है हाईवे के ऊपर वो आपको रोक सकती है। मैंने ईस्ट साइड पे जाना है, तो मैं यहाँ से ईस्ट साइड का एग्जिट लूँगा। ये देखें जी, यहाँ पे स्पीड लिमिट भी लिखी हुई है 100 मैक्सिमम। इस प्रोविंस में मैंने देखा है यहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। मतलब पुलिस को मैंने हाईवे के ऊपर बहुत कम पेट्रोल करते हुए देखा है। तो लोग बाज़ दफ़ा 110 से भी ऊपर चले जाते हैं, ज़्यादा स्पीड पे चले जाते हैं। देखें 100 पे मैं अभी जा रहा हूँ, तो ये मेरे से भी ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हैं, तो ये मुझसे आगे जा रहे हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और यहाँ पे कोई स्पीड चेकिंग कैमरास भी नहीं इंस्टॉल किए हुए इन्होंने। लेकिन अब मैंने सुना था कि वो कहा जा रहा है कि जो स्पीड चेकिंग कैमरास हैं वो इंस्टॉल किए जाएँ यहाँ पे। लेकिन मोस्टली लोग जो है यहाँ पे ओबे करते हैं स्पीड लिमिट को, चाहे कोई उन्हें मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा।
लेकिन बीच में कई ऐसे भी होते हैं जो वायलेट करते हैं स्पीड लिमिट को। बहरहाल ये है कि आपको स्पीड लिमिट के अंदर रहना चाहिए, इसमें जो है वो आपकी सेफ्टी है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं विद इन जो स्पीड लिमिट ही चलूँ। बस ये है कि अगर आपको रोक लिया जाता है और आपको टिकट दी जाती है ओवर स्पीडिंग की, तो ये आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड को भी ख़राब करती है, और प्लस जो गाड़ी की इंश्योरेंस आप लेते हैं ये उस पर इफ़ेक्ट करती है। और फिर यहाँ पे शायद मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक टाइम ड्यूरेशन के दरमियान पता नहीं कितनी दफ़ा अगर टिकट मिल जाए तो आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। सो इसलिए जो है एहतियात करना बेहतर है। अभी यहाँ से जी मैं एग्ज़िट लूँगा, एग्ज़िट 47A। ये जी मेरा एग्ज़िट आ गया, यहाँ से मैं एग्ज़िट करूँगा। हाईवे पे मैं अगर आगे जाता तो सेंट जॉन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एग्जिट भी इसी पे आना था। ये पोर्चुगल कोव रोड है और सामने इसको न्यूफाउंडलैंड ड्राइव क्रॉस कर रही है। सो वो लोग जो यहाँ पे रह चुके हैं या रहते हैं उन्हें ये आइडिया होगा कि ये कौन सा एरिया है। यहाँ से अगर मैं राइट हो जाता तो मेरा ऑफिस आगे आ जाता, यहाँ से बिल्कुल पास ही मेरा ऑफिस है। लेकिन आज सैटरडे है सो छुट्टी है, तो आज ऑफिस जाने की बजाय मैं घर जाऊँगा। न्यूफाउंडलैंड में जो ऑटम का सीज़न है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। उस वक्त जो है ये यहाँ पे जो पत्ते हैं इनका कलर चेंज हो जाता है, ये डिफरेंट कलर्स के हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा जो है ना उस वक्त कलरफुल सा लुक आता है सेंट जॉन्स का। और ये सिर्फ सेंट जॉन्स में नहीं बल्कि पूरे न्यूफाउंडलैंड में ही ऐसे होता है। मैंने अभी यहाँ से जी लेफ्ट टर्न लेना है। अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेंट जॉन्स शहर जितना मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखा सका हूँ ये कैसा लगा है आपको। और वो लोग जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं या कनाडा आना चाहते हैं और यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ पे जाना है, और अगर वो इंटरेस्टेड हों न्यूफाउंडलैंड आने में, उन्हें न्यूफाउंडलैंड सेंट जॉन्स के बारे में
इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं उन्हें वो इन्फॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर सकूँ। ये सारे जी यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं जिनमें लोग रहते हैं। इन बिल्डिंग्स में जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनको रेंट पे लेते हैं और फिर यहाँ पे रहते हैं। इन ये जो बिल्डिंग्स थी आपको नज़र आ रही है, इनमें 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं। सो अपनी फैमिली के हिसाब से जो है वो आप यहाँ पे अपार्टमेंट्स ले सकते हैं। और मोस्टली अगर 4 की फैमिली है तो आपको एटलीस्ट 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो चाहिए होता है। अगर आपकी 4 से बड़ी फैमिली है तो फिर आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी होता है कि आपको अपनी फैमिली के हिसाब से जो है जो अपार्टमेंट या कोई जो घर जो भी आप रेंट पे ले रहे हैं वो लेना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 से बड़ी फैमिली और आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले लें, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेरे राइट साइड पे स्कूल है, मेरी बेटी भी यहीं पे आती है क्योंकि घर के पास है। और आज छुट्टी है, यहाँ पे भी स्कूल सैटरडे संडे यहाँ पे भी बंद होते हैं। बाकी मैं बिल्कुल अपने घर के पास पहुँच गया हूँ। सो अगेन कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए न्यूफालैंड और सेंट जॉन्स के बारे में तो अपने कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं।